हेलो गाइस, तो आज हम अपने चैप्टर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होने वाला है और फिर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के भी वीडियोस अपलोड्स शुरू होने हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9। चैप्टर 9 में एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बेटा आप लोगों ने चैप्टर 9 तभी आप लोगों को समझ आएगा जब तक आप लोग चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 नहीं देखोगे। सो प्लीज एग्रीगेट डिमांड और उसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। क्लियर? सो एक्सेस डिमांड होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड के बारे में सुना है, ओवरऑल डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में सुना है कि किस मार्केट की डिमांड कितनी है पर्टिकुलर चीज की। अब आ जाती है चीज एक्सेस डिमांड। एक्सेस मीन्स बहुत ज्यादा डिमांड क्यों हो रही है, व्हाई? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की व्हेन एग्रीगेट डिमांड, अब बात फिर से एग्रीगेट डिमांड की आ गई है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स मार्केट में ये मेरी प्लान होती है एग्रीगेट डिमांड, आपको ही पता है कि हाँ जी मैंने पूरे ईयर में इतनी डिमांड तो रखनी है और इतनी सप्लाई भी करनी है प्रोड्यूसर ने। वो कह रहे हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output in the economy means, अब ध्यान से सुनो, अगर एग्रीगेट डिमांड मेरी प्लान है और वो बहुत ज्यादा हो रही है मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, प्रोड्यूसर ने जितनी सोची थी वो उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन पीपल बहुत डिमांड कर रहे हैं चीजों की, ठीक है, लेकिन किससे, जितना मैंने सोचा था कि हाँ जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होगा ना तो इतनी डिमांड ही होगी। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा यहाँ पे जो मेरा लेवल होगा ना ये होगा मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स सब कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं और इतनी ही डिमांड होगी इस पर्टिकुलर चीज की। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, हम ये डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कितनी हो रही है, यहाँ तक सप्लाई नहीं हो रही है इतनी। समझ गए बात को? जितनी हम डिमांड कर रहे हैं सप्लाई नहीं हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितना सोचा हुआ था ना कि हाँ जी इतना एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, सब कमा रहे हैं, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, हर किसी के पास काम है, तो वो इतनी ही डिमांड रखेगा कमाने के बाद भी। लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पे। क्लियर? तो ये एक छोटा सी डेफिनेशन थी, ये देख लो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी इस चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप समझाने से पहले एक बार मैं डायग्राम समझा दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। बेटा ये इस वाले एक्सिस पे ये है OX और OY, यहाँ पे मैंने AD लिया हुआ है। AD मीन्स एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड में मैं क्या करूंगी, इस डायग्राम में OX एक्सिस पे मैंने इनकम आउटपुट अपने एम्प्लॉयमेंट को देख लिया, OY एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड ले ली अपनी। ध्यान से देखो, एग्रीगेट डिमांड मेरी यहाँ पे है, मेरी इनकम कितनी है, उससे आउटपुट कितनी निकल रही है और एम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में, वो मैंने OX एक्सिस पे ले लिया हुआ, ठीक है। 45 डिग्री का मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी हुई है 45 डिग्री की, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। 45 डिग्री के बाद अगर आप सोचो, इन्फ्लेशनरी गैप समझाने से पहले मैम डायग्राम क्यों समझा रहे हैं, तो क्योंकि इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जो मेरा ये पॉइंट है E, देख रहे हो, 45 डिग्री से लाइन लगाई, मेरी एग्रीगेट डिमांड मैंने इतनी सोची थी फर्स्ट लाइन, इसको छोड़ दो, ये डॉटेड लाइन को मत देखो, अभी स्ट्रेट लाइन को देखो, ये AD वाली को। मैंने सोचा था जितनी, देखो जब हम कुछ अर्न करते हैं या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा था जब फुल एम्प्लॉयमेंट होएगा मार्केट में, सब कमा रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, तो इस E पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा और AD क्या होगा, या तो मैं उसको कंज्यूम करूंगी या I फॉर इन्वेस्ट करूंगी। क्लियर? तो ये तो हो गया जो मैंने सोचा हुआ था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमारी डिमांड यहाँ पे रेस कर गई, दैट इज AD1। देख रहे हो यहाँ पे AD1 मीन्स या तो कंज्यूम करूंगी या इन्वेस्ट करूंगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? मैंने चेंज भी लिया। तो जो मेरा ये गैप है E और F, ध्यान से देखो, जो मेरा E पॉइंट था उसके ऊपर मैंने यहाँ F पॉइंट बना दिया, जो मेरा ये पॉइंट है, ये जो मेरा ये पॉइंट है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्या है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप।
क्लियर, ये इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये लाइन समझ आ गई, ये मैंने यहाँ पे की थी M 45 डिग्री का लगाया, ये AD मैंने सोची हुई थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, हमारी डिमांड बढ़ गई, दैट इज AD1 हो गई, क्लियर। तो एक्सेस डिमांड कब राइज होती है? जब इन्फ्लेशनरी गैप आता है, और इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? जब हम अपनी डिमांड सप्लाई से ज्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप, ये वो गैप है by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium, which वो गैप है by which actual aggregate demand, मेरी actual aggregate demand ये थी AD C+I वाली, exceeds the, वो उसको exceed कर दी, ऊपर चलेगी, F पॉइंट पे चलेगी, exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium, यहाँ पे चलेगी, AD1 पे चलेगी। This is the inflationary gap। जब जितनी मेरी डिमांड है उतनी से मैं नहीं हो पा रही हूँ सेटिस्फाई, मैंने और ज्यादा डिमांड कर दी है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो जो गैप आ जाता है उन दोनों के बीच में, पॉइंट्स के बीच में, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। डायग्राम इज मस्ट, वेरी मस्ट, ये तो आपने ड्रॉ करनी ही करनी है। अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो एक बार हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट चले। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होती क्यों, ये भी करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड भी करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। क्या रीजंस हो सकते हैं कि हम डिमांड बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं? कुछ तो रीजंस हुए होंगे। अगर हम थोड़ा सा सोचें कि अब मेरी फॉर एग्जांपल अगर मेरी 20,000 इनकम है, मैं उसी इनकम में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, एवरीथिंग इज गुड इन द इकोनॉमी, तो एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है? अगर एक्सेस डिमांड है तो सप्लाई क्यों नहीं पूरी हो रही है? कुछ तो रीजंस हुए होंगे इकोनॉमी में कि सप्लाई नहीं चल रही है पर डिमांड बढ़े जा रही है, तो वो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने बहुत बार अपने वीडियोस में पढ़ा है कि मैं कितना कंजम्पशन करना चाहती हूँ, मैं कितना कंज्यूम करना चाहती हूँ। एक हमारी C बार होती थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कुछ नहीं कमाया फिर भी कंज्यूम की। एक थी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि मैंने इतना कंज्यूम करना है, मैं इतना करना चाहती हूँ। तो राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस मैं ज्यादा अर्न कर रही हूँ, मेरी ज्यादा इनकम है, मैं ज्यादा कंज्यूम करना चाहती हूँ, मुझे और चाहिए, मुझे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो मैं उस डिमांड का भी क्या करूंगी? अगर पब्लिक डिमांड भी कर रही है पर प्रोड्यूसर उसको अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है, तो फिर राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस मैं ज्यादा सेटिस्फाई होना चाहती हूँ ज्यादा डिमांड के साथ, क्लियर। सेकेंड वन इज रिडक्शन इन टैक्सेस। अब रिडक्शन इन टैक्सेस का तो बहुत ही ईजी है। द रीजन इज अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी टैक्स अगर लग रहा है हमें किसी भी चीज पे 5%, ठीक है, तो मैं डिमांड कितनी कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल 10 गुड्स मैं डिमांड कर रही हूँ 5% टैक्सेस पे। यही गवर्नमेंट ने सोचा कि प्लीज टैक्स को रिड्यूस करके हम इसको कर देते हैं 1%, तो मैं सीधा 10 से कितने पे चली जाऊंगी? 20 गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करने के लिए। मेरा टैक्स ही कम हो गया। अब टैक्स कम हुआ तो मेरी डिमांड और बढ़ गई। एक और रीजन मिल गया एक्सेस डिमांड का, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो भी एक रीजन है हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जितना गवर्नमेंट करेगी खर्चा, जितना गवर्नमेंट लोगों को बहुत सारी चीजें खोल के देगी, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, उतनी ज्यादा हम भी डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो वो भी एक रीजन है एक्सेस डिमांड का। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब मैं किसी इन्वेस्टमेंट पे कैसे मैं इंक्रीज करूंगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डिक्रीज हो जाएगा, जब ROI ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही करूंगी ना। समझ रहे हो आप बात को? अगर किसी चीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, मैं नहीं ले रही हूँ लोन, ठीक है, जैसे वो 14% का 4% हुआ, मैंने लोन लिया और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, प्लॉट बनाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, कार लेनी शुरू कर दी, होम बनाना शुरू कर दिया, क्लियर। फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स किसको बोलते हैं बेटा? इम्पोर्ट्स मीन्स फॉरेन से चीजों को मंगवाना, क्लियर। गिरावट आ जाएगी, फॉल मीन्स डिक्रीमेंट आ जाएगा। क्यों? जब भाई डोमेस्टिक हमारी अपनी इंडिया में चीजें सस्ती बन रही हैं, तो मैं यहीं पे एक्सेस डिमांड करूंगी ना, मैं इंपोर्ट करवाऊंगी ही नहीं।
क्लियर? राइज इन एक्सपोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट मीन्स मैं फॉरेन से चीजें भेज रही हूँ, फॉरेन में चीजें भेज रही हूँ। क्लियर? क्यों भेजूंगी? क्योंकि बेटा जब इंडिया में चीजें सस्ती हो चुकी हैं, डोमेस्टिक मेरा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत सस्ती हैं, तो मैं एक्सपोर्ट ही करूंगी ना उन चीजों को। जब मुझे एक्सपोर्ट करना तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली तब आती है जब इकोनॉमी में क्या हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी का बहाव बहुत तेज है मार्केट में। क्लियर? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग आ जाती है। क्लियर? ये भी कुछ हमारे पॉइंट्स राइज इन एक्सेस डिमांड के, जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। ये आपकी हेडिंग्स हैं 7, ये आपने सेम लिखनी है। जो बोला मैंने उसको प्लीज इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना, यू विल गेट फुल मार्क्स। आपकी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जो बोला वही लिखा हुआ उन्होंने अभी, सो प्लीज एक बार बोल। नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी में? 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड दिस, ऑलरेडी हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। क्लियर? डिमांड बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हमारा था, सब कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। क्लियर? सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर भी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ कि किसी के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ये ऐसे हो रहा है, या कुछ इसको नहीं मिल रहा है या उसके नहीं। वो एक्सेस डिमांड एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिमांड पूरी नहीं की जा रही, एक्सेस नहीं हो रही है पर डिमांड कंप्लीट हो रही है। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, क्या इफेक्ट पड़ा था कोई प्राइस लेवल पे? यस, जब एक्सेस डिमांड हो गई थी तो एक जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया था, राइज इन हो गया था, बढ़ा दिया गया था, ताकि थोड़ा सा तो कंट्रोल में आए। जब हम एक किसी चीज को बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट के पास क्या बचता ऑप्शन कि वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज की प्राइस लेवल बढ़ा दे, ताकि जिसको बहुत नीड है वही उसको ले। क्लियर? तो ये थे 3 फैक्ट्स हमारे एक्सेस डिमांड के। हमने एक्सेस डिमांड कर लिया, इन्फ्लेशनरी गैप, डायग्राम, उसके रीजंस, उसके इम्पैक्ट, ये था हमारा एक्सेस डिमांड का टॉपिक। क्लियर? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्सेस डिमांड, रीजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अपकमिंग वीडियो में हम लोग करेंगे डेफिशिएंट डिमांड, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके रीजंस एंड इम्पैक्ट, इसके मेजर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 3rd वीडियो में आपको अपलोड हो जाएंगे। सो टिल देन, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। इतना मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल बनाना है। बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स के आप लोगों के लिए MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाली हूँ, काम चल रहा है उन पे भी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।